सर मैंने एक प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के साथ एज अ जॉइंट ओनर परचेज किया है, क्या मैं उसका कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ? सर मैंने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करी है, क्या मैं उसका कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ? सर मैंने 2 प्रॉपर्टीज परचेज करी है, क्या मैं उसका कैपिटल गेन एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ? ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस हमारे क्लाइंट के द्वारा हमें पूछे जाते हैं इनकम टैक्स रिलेटेड। तो मैंने सोचा आज के सेशन में हम मैक्सिमम जितने डाउट्स पॉसिबल हो सके मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ एक्यूमुलेट करके आज के सेशन में। बट फिर भी अगर कोई डाउट्स जो मुझसे रह गया हो या आपको कोई एडिशनल डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो सर आज के सेशन में हम यहाँ पे कैपिटल गेन एग्जेम्पशन के कुछ कॉमन डाउट्स एंड क्वेरी डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 54 के। क्योंकि जब भी आप कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं और उस एसेट के अगेंस्ट अगर आपने कुछ कैपिटल गेन अर्न किया हो तो सर उस पर अगर आपको टैक्स नहीं भरना हो तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया है, जिसके सेक्शन 54 की सीरीज होती हैं, 54, 54B, 54D, 54F, 54EC, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल सेक्शंस हैं। लेकिन आज के सेशन में हमें 54 जो मोस्ट कॉमन जो लोग यूज करते हैं उसके कुछ कॉमन डाउट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब सर यहाँ पे कॉमन डाउट्स डिस्कस करने के पहले हम सिंपल तरीके से कैपिटल गेन काम कैसे करता है, इसका एग्जेम्पशन कैसे काम करता है, इसको हम एक प्रैक्टिकल केस स्टडी से समझते हैं। उसके बाद कॉमन डाउट्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, मान के चलिए एक पर्सन है मिस्टर ए, जिन्होंने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करी जैन 2016 में परचेस करी, जो उन्होंने परचेस करी 40 लाख में। कितने परचेस करी? 40 लाख में। और वो प्रॉपर्टी उन्होंने जैन 2024 में उन्होंने 90 लाख में बेच दी। 90 लाख में बेच दी, ठीक है, करेक्ट है। तो सर अगर आप कोई प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी जैसी कोई दूसरी एसेट्स लाइक गोल्ड वगैरह ये सब चीजें, करेक्ट है, जो आप सेल करते हैं तो उस पर जो आपको प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पे जो आप टैक्स भरते हैं उसी को हम बोलते हैं कैपिटल गेन। उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। ठीक है, करेक्ट है। अभी कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होगा जिसमें आपको बताता हूँ, थोड़ी देर मुझे टाइम दीजिए। अब सर यहाँ पे जो कैपिटल गेन आएगा इस पे अगर आपको टैक्स नहीं भरना है तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सेक्शन प्रोवाइड किया है, सेक्शन 54, जिसमें आपको फर्दर और भी सेक्शंस मिलेंगे, लेकिन हमें फिलहाल सेक्शन 54 डिस्कस करना है, जहां पे अगर आप एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, करेक्ट है, तो जो आपको गेन होगा, गेन अभी कैलकुलेट करेंगे, तो वो गेन जो है इस प्रॉपर्टी परचेस के सामने सेट ऑफ हो जाएगा। मतलब आपको फिर यहाँ पे या तो टैक्स नहीं आएगा या तो टैक्स कम आएगा। और यही आज के सेशन का मुद्दा है कि हमें सेक्शन 54 में कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं जो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले सेक्शन 54 काम कैसे करता है उसको समझते हैं। सबसे पहले सर इस पे कैपिटल गेन निकालेंगे, ठीक है। अब कैपिटल गेन निकालने के लिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कैपिटल गेन होता है वो 2 तरीके का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अभी कैसे डिसाइड होगा कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? तो सर जो प्रॉपर्टी आपने होल्ड करी है, अगर वो आपने 24 महीने के लिए होल्ड करी, अप टू 24 मंथ्स होल्ड किया है, करेक्ट है, तो सर वो आपकी शॉर्ट टर्म कहलाएगी। और अगर आप मोर देन 24 मंथ्स अगर आप होल्ड करते हो तो आपकी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। ठीक है, तो सर यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने सेल करी है शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो सिंपल आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 16 में खरीदी, 24 में बेची है, मतलब ये 24 महीने से ज्यादा होल्ड करी है। तो सर यहाँ पे ये जो कैपिटल गेन आएगा, ये कौन सा कैपिटल गेन आएगा? ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। कौन सा आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जब भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर करते हैं, करेक्ट है, तो इसका एक डिटेल में कंप्यूटेशन होता है, बट फिलहाल मैं एक सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमेशा हमें जो कॉस्ट लेना होता है वो कॉस्ट हमें इंडेक्स कॉस्ट लेना होता है। कौन सा कॉस्ट लेना होता है? इंडेक्स कॉस्ट लेना होता है। और इंडेक्स कॉस्ट में हम क्या करते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमने जिस साल परचेस करी है, मान के चलो मैंने वो प्रॉपर्टी परचेस करी है 2015-16 में परचेस करी है, जैन 2016, करेक्ट है, और हमें जिस साल वो प्रॉपर्टी बेची है, तो हमने बेची कभी 2023-24 में, 2023-24 में बेची है, करेक्ट है। तो सर अगर हमने वो प्रॉपर्टी 2023-24 में बेची तो हमें गवर्नमेंट के हिसाब से कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आता है, वो रेट हमें देखना पड़ेगा, करेक्ट है। जैसे 15-16 का अगर हम रेट बात करें तो 264 है, और अगर 23-24 की बात करें तो 348 है। तो सर इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है उसको हमें जिस साल हम बेच रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिस साल हमने खरीदा है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और ये हमारा बेसिकली क्या मिल जाएगा? हमें हमारा इंडेक्स कॉस्ट मिल जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 लाख जो हमारी सेलिंग प्राइस है उसमें से हमारा जो इंडेक्स कॉस्ट है वो लेस करेंगे और हमें हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो मिस्टर ए है उनका वो इंप्रूवमेंट कॉस्ट नहीं है या फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। हमारा मुद्दा यहाँ पे सेक्शन 54 को डिस्कस करना है एक सिंपल तरीके से, लेमन लैंग्वेज, ठीक है। तो सर यहाँ पे अगर मान के चलो ये जो मिस्टर ए है, अगर ये 37 लाख पे टैक्स नहीं भरना चाहते, क्योंकि टेक्निकली 37 लाख पे उनको टैक्स 20% भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा? 20% टैक्स भरना पड़ेगा। तो सर अगर उन्हें 7.5 लाख पे टैक्स नहीं भरना है तो वो क्या करें? वो प्रॉपर्टी परचेस कर लें या फिर कंस्ट्रक्शन करवाएं, करेक्ट है, विद इन टाइम लिमिट जो हमें बताया गया, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मान के चलो उन्होंने एक नई प्रॉपर्टी परचेस करी 35 लाख की, ठीक है, करेक्ट है। तो जो उन्होंने प्रॉपर्टी परचेस करी
तो वो वैल्यू जो है उनके गेन से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उसी के ऊपर उन्हें क्या भरना पड़ेगा, उसी के ऊपर उन्हें टैक्स यहाँ पे भरना। तो सर यहाँ पे हमने ये जो प्रॉपर्टी की अमाउंट लेस की, इसी को हम बोलते हैं एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 बोलते हैं, क्योंकि 54 ये सेक्शन है जो हमें राइट्स देता है कि हम हमारी कैपिटल गेन क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो सर अगर आपको ये एग्जेम्पशन क्लेम करना हो तो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी होती है, कुछ कंडीशंस आपको मैच करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अगर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उस पर जो गेन आपका होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म गेन होना चाहिए। शॉर्ट टर्म पे ये बेनिफिट अलाउड नहीं है। सेकंड, जो आप नई प्रॉपर्टी परचेस करेंगे वो प्रॉपर्टी आपकी हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेसिडेंशियल वाली। कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी पे बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे डाउट्स पूछते हैं कि सर कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी पे हम कंसीडर कर सकते हैं क्या ये एग्जेम्पशन? नहीं, सेक्शन 54 का बेनिफिट खाली रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे है। सेकंड डाउट यहाँ पे बहुत से लोग का आता है कि सर जो मैंने प्रॉपर्टी बेची है उसके कितने साल के अंदर मुझे जो नई प्रॉपर्टी वो खरीदनी होती है? तो सर टेक्निकली जो आपने प्रॉपर्टी बेची है उससे अगर आपने 1 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उसका भी एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो, या फिर प्रॉपर्टी बेचने के 2 साल के अंदर अगर आपने नई प्रॉपर्टी परचेस करी तो उसका भी आप बेनिफिट जो है वो 54 में क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी ना हो, अगर आपने एक जमीन लेके उस पर आपने आपका घर बनाया हो तो उसका भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। उसके लिए आपको 3 साल का टाइम मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे डाउट्स पूछते हैं कि सर ये जो प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है ये मैं मेरी वाइफ के साथ मैंने एज अ को ओनर परचेस किया, एज अ जॉइंट ओनर परचेस किया, तो क्या मैं उसका भी बेनिफिट ले सकता हूँ? तो सर आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची वो आपके खुद के नाम पे थी, लेकिन आपने जो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी वो आपने आपके वाइफ के साथ खरीदी है एज अ जॉइंट ओनर, तो उसका भी आप एग्जेम्पशन 54 में क्लेम कर सकते हो। दूसरा, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर मैंने जो प्रॉपर्टी बेची, जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची वो मेरे नाम पे थी, और जो मैं नई प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ, करेक्ट है, वो मैं टोटली वाइफ के नाम पे खरीद रहा हूँ। इसके पहले क्या था कि मैं वाइफ के साथ जो है वो एज अ जॉइंट ओनर परचेस कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं टोटली वाइफ के नाम पे ही प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसका भी बेनिफिट ले सकता हूँ? तो सर इसका एक जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने वाइफ के नाम पे भी अगर आपने प्रॉपर्टी परचेस करी तो उसका भी आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसे डाउट होता है कि सर जो मैंने प्रॉपर्टी बेची है, जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वो इंडिया के बाहर है, और जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ वो इंडिया के अंदर है, तो क्या मैं उसका भी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ? यस, आप क्लेम कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में कहीं पे भी बेचें, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जो खरीदे वो इंडिया में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है कि आपने मान के चलो प्रॉपर्टी इंडिया में बेची और जो खरीद रहे हो इंडिया के बाहर खरीदो, वो अलाउड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर मैंने मान के जो प्रॉपर्टी है वो मैंने एक बेची, और लेकिन खरीद रहा हूँ मैं 2 हाउस प्रॉपर्टी, क्या मैं 2 हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले सकता हूँ? तो सर यहाँ पे टेक्निकली ये जो एग्जेम्पशन होता है 54 में, इसमें एक ही हाउस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है वो अलाउड होता है, बट यहाँ पे इन्होंने 2 प्रॉपर्टी का परचेस करने का जो ऑप्शन है वो अलाउड किया है। मतलब मान के चलो आपने एक प्रॉपर्टी जो बेची उस पर आपको गेन हुआ है 37 लाख, जो हमने हमारे केस स्टडी में डिस्कस किया, और आपने मान के चलो 15 लाख की और 20 लाख की ऐसी 2 प्रॉपर्टी खरीदी, तो सर उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हो। मतलब 2 प्रॉपर्टी का भी बेनिफिट आप ले सकते हो। इन जनरल एक ही प्रॉपर्टी का यहाँ पे अलाउड है बेनिफिट, लेकिन 2 प्रॉपर्टी का भी आप ले सकते हो। लेकिन ये बेनिफिट पूरे आपके जीवन में एक ही बार मिलेगा, 2 बार नहीं। और इस सिचुएशन में आपको ध्यान में रखना है कि ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आपका कैपिटल गेन जो है वो आपको 2 करोड़ है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा अगर आपका कैपिटल गेन है तो आप 2 प्रॉपर्टी परचेस करने का जो बेनिफिट है वो कंसिडर नहीं कर सकते। तीसरा, सर इसमें क्या कोई लिमिट है, हम कैपिटल गेन एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट किया गया है जिसके अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम 10 करोड़ तक का ही आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर मान के चलो 12 करोड़ का कोई गेन हुआ है, मतलब आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी बेची है, उसमें आपको 12 करोड़ का गेन हुआ है, तो आप 12 करोड़ की एक नई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसका बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम 10 करोड़ का ही बेनिफिट यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पे एक पर्सन ने मुझे पूछा कि सर मान के चलो मैंने 2 प्रॉपर्टी खरीदी है 2 अलग लोगों से, लेकिन वो प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, मतलब वो मेरी जो है जोड़ी प्रॉपर्टी है, जिसको जोड़ी फ्लैट बोलते हैं, कभी आपने सुना होगा। तो मैंने वो जो जोड़ी फ्लैट है उसको क्या किया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, एक में ही कर दिया, ठीक है, जिसका एंट्रेंस और एग्जिट एक ही रखा है मैंने, लेकिन प्रॉपर्टी 2 है। तो सर क्या इस सिचुएशन में मैं इसको एक प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकता हूँ? तो सर यहाँ पे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अगर आपकी 2 प्रॉपर्टीज आपने उसको ज्वाइन कर दी है, उसको सिंगल प्रॉपर्टी आपने कंसिडर किया है, इसमें एंट्री एग्जिट एक ही है, तो उस सिचुएशन में भी आप उसको एक ही प्रॉपर्टी मान सकते हो, उसका भी आप बेनिफिट सेक्शन 54 में क्लेम कर सकते हो। अब सर कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर मैंने जो है एक प्लॉट खरीदा है, उस पर मैंने जो घर है वो नहीं बनाया, खाली प्लॉट खरीदा है, तो क्या प्लॉट का भी बेनिफिट मिलेगा? नहीं, आपको घर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे लॉ में लिखा है हाउस प्रॉपर्टी,
तो अगर आप प्लॉट खरीदते हो मान के चलो 10 लाख का, उस पर आप घर बनाते हो 20 लाख का, तो टोटल 30 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ओनली प्लॉट का बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैक्सिमम जितने डाउट्स हमारे क्लाइंट की तरफ से हमें डे टू डे लाइफ में पूछे जाते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बट फिर भी कोई ऐसा डाउट, कुछ क्वेरी हो जो आपको ऐसा लग रहा है कि आज के सेशन में कवर नहीं हुआ है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका आंसर आपको दे पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।